दोस्तों एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल स्टडी माय वे में। जैसा कि दोस्तों हम सब जानते हैं अपन ने क्या कर रखा है, जो जनरल स्टडीज़ के डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, चाहे मैं बात करूं इंडियन ज्योग्राफी की, इंडियन हिस्ट्री की, इंडियन पॉलिटिक्स की, एनवायरनमेंट के जो पार्ट्स आते हैं अपने जीएस के अंदर, जनरल अवेयरनेस या जीके के अंदर, उन सभी टॉपिक्स को अपन बाय टॉपिक वाइज कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप दोस्तों काफ़ी वीडियोज़, बहुत सारे वीडियोज़ अपलोडेड हो चुके हैं। दोस्तों आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी आई होप। और दोस्तों अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियोस कंटिन्यूसली आते रहें तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और कोई भी डाउट होता है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट भी कीजिए। एंड द फाइनल थिंग इज़ दैट कि आप चैनल को या फिर वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस सीरीज़ से जुड़ सकें और इस चीज़ का बेनिफिट फ्री ऑफ कॉस्ट उठा सकें। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं बात करूं इंडियन ज्योग्राफी के अंदर, दोस्तों जो अपन ने लास्ट पार्ट किया था, अपन ने जो प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार तक का जो टोटल टॉपिक है वो अपन ने कवर कर दिया था। अब अपना फाइनल जो टॉपिक बचा है, फाइनल टॉपिक जो बचा है वो है अपना क्या है, तटीय द्वीप, जो अपना कोस्टल एरिया है, तटीय मैदानी भाग, अपन उसको कवर करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए तटीय मैदानी भाग। ठीक है दोस्तों, एक एक नोट्स बन रहे हैं, एक एक तरीके से अपन एक एक चीज़ें कवर करते जा रहे हैं, है ना। तो अगर मैं बात करूं दोस्तों अपना जो भारत का यह वाला जो क्षेत्र है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा क्या है, अपना भारत का तटीय मैदानी भाग है। पश्चिमी घाट से लेके पूर्वी घाट तक का जो अपना पूरा भाग है, ये क्या है, अपना पश्चिमी तटीय मैदानी भाग है। तो इसमें लिखिए पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट के पश्चिमी तथा पूर्वी भागों में क्या आई, नदियां आई। यहां से नदियों का क्या हुआ, नदियां क्या साथ ले आई, अवसाद साथ लाई, तो उससे क्या हुआ, मैदानों का निर्माण हुआ। पूर्वी भागों में नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से समुद्र के तट पर बनने वाला मैदानी भाग क्या कहलाया, तटीय मैदानी भाग कहलाता है। ठीक है, तो ये बात हुई अपने तटीय मैदानी भाग की जो डेफिनेशन है। अब इसका विस्तार लिखिए। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं, जो पश्चिमी घाट, किसकी बात कर रहा हूं मैं, पश्चिमी घाट की तरफ जो बनते हैं और जो पूर्वी घाट की तरफ जब नदियां बनाती है, जब पूर्वी घाट की तो मैं बात करूं तो यहां पे किसका निर्माण होता है, डेल्टा का निर्माण होता है ना। और अगर मैं बात करूं किसकी तरफ, पश्चिमी तट की तरफ, तो पश्चिमी तट की तरफ एस्चुरी या फिर एक नाम और मिलता है इनका, ज्वार नद मुख का निर्माण होता है। अब डेल्टा और एस्चुरी, ज्वार नद मुख में क्या डिफरेंस होता है, एक चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी, है ना। तो डेल्टा में तो क्या होता है कि किस तरीके से जो पानी का बहाव क्षेत्र होता है, वो जो पानी का फ्लो होता है वो बहुत धीमे होता है। धीमे होने की वजह से जैसे पानी इस तरीके से आया और जैसे मान लीजिए ये इधर आया और इस तरीके से फैल गया, तो इस तरीके से इसने क्या कर लिया, डेल्टा का निर्माण किया। यहाँ पे जो पानी का फ्लो होता है वो बहुत तेज होता है, तो किस चीज़ का निर्माण करता है, इस तरीके से बह गया डायरेक्ट, है ना, सीधा। तो ये कोई डेल्टा का निर्माण ना करके एस्चुरी ज्वारनद मुख का निर्माण करता है। तो लिखिए
भारत के तटीय मैदानी भाग का विस्तार कहां से कहां तक है? पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर अधिक है। समझ गए कि जो पश्चिमी तट का जो विस्तार है उसके कंपैरेटिवली किधर विस्तार ज़्यादा है? पूर्वी तट इधर की तरफ ज़्यादा है, पर अधिक विस्तार है क्योंकि उसका रीज़न है क्योंकि यहाँ पे क्या निर्माण हो रहा है? डेल्टा का निर्माण हो रहा है। और यहाँ पे किस चीज़ का निर्माण हो रहा है? एस्चुरी का। एस्चुरी मैंने समझा दिया और डेल्टा भी आपको समझा दिया। क्योंकि पूर्वी तट पर नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं, जबकि पश्चिमी तट पर एस्चुरी या ज्वार नद मुख बनाती है। तो इसको लिख लीजिए आप। ठीक है, और एक चीज़ दोस्तों मैं आपको डायग्राम के थ्रू ये डेल्टा और इसमें थोड़ी सी चीज़ मैं बता देता हूँ। जैसे मैं बात करूँ किसकी? डेल्टा की। तो डेल्टा में क्या होता है ना कि डेल्टा में क्या होता है कि जैसे सपोज मान लीजिए ये नदी इस तरीके से क्षेत्र में बहाव करती हुई आई और जब ये समुद्र में मिली तो ये इस तरीके से इसकी शाखाएं इस तरीके से फैल गई और इसने किस चीज़ का निर्माण किया? किस चीज़ का निर्माण किया? डेल्टा का। किसका निर्माण किया? डेल्टा का। और यहाँ पे क्या है? समुद्र है। ठीक है, ये तो हो गया किसकी बात? डेल्टा की। ठीक है, अब एस्चुरी के अंदर जो पश्चिमी घाट वाला जो अपना इलाका है, क्षेत्र है, वहाँ पे क्या होता है ना कि एस्चुरी में क्या होता है, जो अपना जैसे मान लीजिए ये अपना पश्चिमी घाट का इलाका है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था बहुत सारी जो अपनी पहाड़ी क्षेत्र है, तो पहाड़ी क्षेत्र में से बीच में से नदी, तो पहाड़ी क्षेत्र में से क्या होगा? इस तरीके से नदी निकल के आएगी। अब ये नदी निकल के आएगी तो सीधी सी बात है, इसको फैलने के तो जगह ही नहीं मिली, मतलब यहाँ फैली ही नहीं। तो यहाँ पे जो निर्माण करेगी किस चीज़ का करेगी? तो यहाँ पे सीधी सी बात है, जो फ्लो होगा, जो पानी का बहाव होगा वो क्या होगा? तेज होगा। तो तेज होगा तो सिंपल ये इस तरह संक्रिय नाली की तरह निकल जाएगी। तो इसको क्या बोलेंगे? एस्चुरी बोलेंगे। एस्चुरी या ज्वार नद मुख। क्या बोलेंगे? ज्वार नद मुख। समझ में आई बात? तो ये बना लीजिए आप दोनों डायग्राम। ठीक है, ये अपना एस्चुरी हो गया और ये अपना डेल्टा हो गया। ठीक है, ठीक है, आप इसको पॉज करके भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात मैं करूं तो जो लिखिए सिंपल फैक्ट्स हैं। भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई, किसकी मैं बात कर रहा हूं? भारत की मुख्य भूमि। मुख्य भूमि कौन सी है? जो ये इस तरीके से ये वाला जो अपना भारत का क्षेत्र है, ये क्या है? मुख्य भूमि। मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है दोस्तों? 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर है, तथा कुल
तटीय सीमा द्वीपों सहित, अपने यहाँ द्वीप भी हैं बहुत सारे, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, इस तरीके से, तो द्वीप्स भी हैं, तो द्वीप के पास भी तटीय सीमा मैदानी भाग होगा, तो उसकी मिला के कितना है 7516.6 किलोमीटर, ठीक है, 7516.6 किलोमीटर है, ठीक है, ये फैक्ट है एक चीज, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि भारत के अंदर कितने राज्य तटीय सीमा बनाते हैं, पश्चिमी घाट पे कितने बनाते हैं, पूर्वी घाट में कितने बनाते हैं, तो लिखते जाइए साथ। भारत के 9 राज्य, कितने स्टेट्स हैं, 9 राज्य तटीय सीमा बनाते हैं। जैसे अब मैं इधर की तरफ बनाता हूं @ पश्चिमी तट, पश्चिमी तट की तरफ, और इधर बनाऊंगा पूर्वी तट। तो पश्चिमी तट की मैं बात करूं तो दोस्तों 5 जो राज्य हैं वो पश्चिमी तट पे सीमा बनाते हैं और 4 राज्य अपने पूर्वी तट पे बनाते हैं। तो पश्चिमी तट पे कहां से चालू कर दीजिए, ऊपर से चालू कर दीजिए। तो पहला कौन सा आया, सीधी सी बात, गुजरात, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे गोवा, गोवा के नीचे कर्नाटक, कर्नाटक के नीचे केरल, ठीक है, ये हो गए पूर्वी तट। फिर मैं बात करूं पूर्वी तट की, तो अब नीचे इस तरीके से हैं अपन, यहां तक आ गए। अब यहां से तमिलनाडु 7वां, आंध्र प्रदेश 8वां, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा, और फिर ऊपर की तरफ है पश्चिम बंगाल, ठीक है। ये हो गए पूर्वी तट के 4 और ये हो गए पश्चिमी तट। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पूर्वी तट पे और वहां कितने कितने बनाते हैं, तो एक एक चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब देखते हैं अब सबसे लंबी तटीय सीमा कौन कौन से बनाते हैं, इसकी एक सीक्वेंस कुछ फैक्ट्स है उनको भी लिखते हैं। सबसे लंबी तटीय सीमा दोस्तों कौन सा राज्य बनाता है, अपना गुजरात बनाता है। कौन सा बनाता है, फर्स्ट नंबर पे आता है गुजरात। और गुजरात कितनी किलोमीटर की सीमा बनाता है, 1214 किलोमीटर की। दूसरे नंबर पे मैं बात करूं तो पूर्वी तट से आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कितने किलोमीटर की सीमा बनाता है, 973 किलोमीटर, 973 किलोमीटर। और तीसरे पे आता है अपना तमिलनाडु। तमिलनाडु आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि कितने किलोमीटर की बनाता है, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि कितने सबसे ज़्यादा कौन से बनाता है, गुजरात, आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु। और अगर मैं बात करूं सबसे छोटी, सबसे छोटी तटीय सीमा कौन सा राज्य बनाएगा, गोवा। और गोवा कितनी बनाता है, ध्यान रखना, @160 किलोमीटर की गोवा अपनी तटीय सीमा बनाता है। अब एक एक जो तट हैं उनका नाम क्या है क्या नहीं है वो मैं आपको मैप के थ्रू बनवाता हूं, और उस मैप को शानदार समझ के आपको बनाना है और देखते जाना है, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए आप, ठीक है। अब देखिए, आप इसको बना लीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। पहले एक बार आप समझ लीजिए, ठीक है। ये अपना इधर से गुजरात का क्षेत्र है, ठीक है।
ये अपनी यहां से लाइन जा रही है 24 डिग्री समांतर रेखा। कहां से जा रही है? इधर से, ठीक है। और यह जो तट है, कौन सा? यह वाला जो एक क्षेत्र है, यह संकरा सा, यह सर क्रीक, क्या है? सर क्रीक, ठीक है, सर क्रीक, ठीक है। और यहां पे एक जगह है दमन, दमन द्वीप सुना होगा आपने, दमन, ठीक है। इस सर क्रीक से लेके इस दमन का जो इलाका है, ये क्या कहलाता है दोस्तों? काठियावाड़, या आपने सुना होगा सौराष्ट्र। सौराष्ट्र एक रणजी टीम भी है, सौराष्ट्र तट। तो ये काठियावाड़ तट है, या फिर इसका एक नाम और मिलता है सौराष्ट्र तट। कहां से चालू होता है? जो सर क्रीक से लेकर जो दमन तक का जो इलाका है, वो क्या कहलाता है? कोठियावाड़ या सौराष्ट्र तट। कौन सा? गुजरात वाला जो तट है वो ये है, ठीक है। इसका एक नाम और मिलता है काकर पार या कच्छ का तट, ठीक है। वो भी अपन लिखवाएंगे, बाद में मैं लिखवा दूंगा। अब देखिए, इस दमन से लेके यहां पे एक सिटी है, कौन सी? गोवा, ठीक है। गोवा से दमन से लेके गोवा तक का जो तट है वो क्या कहलाता है? कोंकण तट। क्या कहलाता है? कोंकण तट। जो महाराष्ट्र वाला जो इलाका है वो क्या कहलाता है? कोंकण तट। अब गोवा तट से लेके यहां पे एक जगह है न्यू मैंगलोर, न्यू मैंगलोर, ठीक है। और अगर न्यू मैंगलोर की मैं बात करूं तो गोवा से लेके न्यू मैंगलोर तक का जो इलाका है उस तट को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कन्नड़ तट या कनारा तट। कन्नड़ तट या कनारा तट, ठीक है। फिर न्यू मैंगलोर से लेके दोस्तों इधर है एक जगह कन्याकुमारी। क्या है? कन्याकुमारी। जो अपना एंड है वो है अपना कन्याकुमारी। आप इसका एक नाम और मिलता है कैप केमोदिन, ठीक है। तो न्यू मैंगलोर से लेके जो कन्याकुमारी तक वाला जो तट है, इसको बोलते हैं दोस्तों मालाबार तट। क्या बोलते हैं? मालाबार तट, ठीक है। इतना समझ में आया? फिर देखिए, यहां पे एक झील स्थित है दोस्तों, इसको बोलते हैं, इस झील का नाम है पुलकिट तट, ठीक है। ये पुलकिट झील है ना। कौन सी झील है यहाँ पे? पुलकिट। इनको लेगूर झील भी बोलते हैं ना, अभी मैं बताऊंगा लेगूर झील क्या होती है। पुलकिट झील, ठीक है। अब इस कन्याकुमारी से लेके जो पुलकिट झील तक का जो तट है वो क्या, कौन सा तट कहलाता है? कोरोमंडल तट, ठीक है। ये यहां पे एक झील फेमस है, चिल्का झील। काफी फेमस झील है चिल्का झील। तो पुलकिट झील से चिल्का झील तक का जो क्षेत्र है, जो तट है, उस तट को क्या बोलते हैं दोस्तों? गोलकोंडा तट। क्या बोलते हैं? गोलकोंडा तट या फिर उत्तरी सिरकार, ठीक है। ये हो गई बात। अब चिल्का झील के बाद
चिल्का झील के बाद एक नदी मैंने आपको बताई थी, स्वर्ण रेखा नदी। कौन सी नदी बताई थी? तो स्वर्ण रेखा नदी है जो वो इधर से बहती हुई आती है और इधर गिर जाती है, ठीक है। तो स्वर्ण रेखा नदी, चिल्का झील से स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी के बीच का जो तट है उसको बोलते हैं उत्कल तट। उत्कल तट, या फिर इसका यहां पे कलिंग हुआ करता था उड़ीसा में, कलिंग तट भी इसका नाम है। तो ये कौन सी नदी है? स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है, ये बात हो गई स्वर्ण रेखा नदी की। फिर एक नदी और मिलती है अपन को, यहां पे है दामोदर नदी। मैंने आपको बताई थी दामोदर परियोजना, तो दामोदर नदी इधर गिरती है, तो ये है दामोदर। और दामोदर नदी में एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है हुगली नदी। हुगली, हुगली नदी, हुगली नदी, ठीक है, ये हुई हुगली नदी, है ना, हुगली नदी। तो ये यहां पे मिली, और यहां से तो जहां पे ये अपना डेल्टा बनाती है, तो ये यहां से यहां तक का जो क्षेत्र है, जो तट है, उसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? बोंगा तट। क्या बोलते हैं? बोंगा तट। ठीक है, तो ये बात हो गई अपने पूरी और एक नदी मैं यहां पे आपको बना देता हूं बीच में, जो गोदावरी नदी है दोस्तों, वो इधर गिरती है। किसके बीच में? पुलकित झील और चिल्का झील की जो तट, और कौन से तट में गिरती है? गोलकोंडा तट के अंदर गिरती है। तो कौन सी नदी गिरती है? गोदावरी, गोदावरी नदी। तो इस डायग्राम को आप बना लीजिए। ठीक है दोस्तों, आप इसको वीडियो को पॉज करके बना लीजिए, अपना रिकॉर्डेड वीडियो, तो इसमें अपन थोड़ा सा टाइम की बचत कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों मैं बात करता हूं, अब नोट्स वो आपने डायग्राम बना लिया होगा, ठीक है। अब देखिए पश्चिमी तट, अब अपन नोट्स वाइज लिखते हैं किसकी क्या क्या विशेषता है। तो पश्चिमी तट में पहला कौन सा था? गुजरात वाला तट था, क्या नाम था उसका? काठियावाड़, सौराष्ट्र, काकरापार, कच्छ का तट। इसमें लिखिए ये कहां से कहां तक इसका दोस्तों विस्तार है? सरक्रीक से दमन तक, सरक्रीक से दमन तक विस्तृत तटीय मैदानी भाग को क्या, कौन सा तट बोलते हैं? काठियावाड़ तट। ठीक है, काठियावाड़ तट कहते हैं। ठीक है, अब इसमें लिखिए अगला पॉइंट, काठियावाड़ तट पर एक बंदरगाह स्थित है, उसका नाम है दोस्तों कांडला। क्या नाम है? कांडला बंदरगाह स्थित है। कौन सा है? कांडला बंदरगाह। ठीक है, अब मैं बात करूं इसका दोस्तों, कांडला बंदरगाह इसका नाम है, लेकिन अभी इसका थोड़ा नाम चेंज कर दिया है इसका दोस्तों। वैसे कई बार आपको कांडला भी आ सकता है, लेकिन मैं आपको जो नया नाम है वो भी बता देता हूं। इसका नया नाम क्या रखा है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह है। तो ये इसका क्या है? नेम चेंज्ड।
ठीक है, नाम इसका बदल दिया गया है। ठीक है, फिर इस कांडला बंदरगाह की मैं बात करूं तो यह एक ज्वारीय बंदरगाह है। किस प्रकार का बंदरगाह है? ज्वारीय बंदरगाह है। ज्वारीय बंदरगाह का दोस्तों मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी अपना समुद्र है तो वहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारे ज्वार्स आते रहते हैं इस तरीके से। तो क्या करता है कि यहाँ पे और ज्वार्स आते रहते हैं तो ये ऑटोमेटिकली समुद्र में आएगा, जैसे मान लीजिए जहाज यहाँ पे इसके कोने तक और वापस इसको ले जाएगा। तो इस प्रकार के जो बंदरगाह को क्या बोलते हैं अपन? ज्वारीय बंदरगाह। और दोस्तों इस बंदरगाह की बात करूँ तो ये किसके निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? ये नमक के निर्यात के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो लिखिए, क्योंकि गुजरात में स्पेशली नमक काफ़ी अच्छा होता है। तो लिखिए, यह बंदरगाह नमक के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब यहां पे लिखते हैं कौन कौन सी नदी गिरती है खंबात की खाड़ी में। तो लिखिए, गुजरात के तट के दक्षिणी भाग में नर्मदा, ताप्ती, माही तथा साबरमती नदियां खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो ये कुछ प्रमुख नदियां हैं जो कहां गिरती है? खंबात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो ये बात होगी दोस्तों काठियावाड़, सौराष्ट्र, काकरपार और कच्छ के तट की। ठीक है, अब अपन अगला तट लिखते हैं कोंकण तट। कोंकण तट में बात करूं उसका विस्तार कहां से कहां तक है। तो लिखिए, महाराष्ट्र तथा गोवा के तट को क्या बोलते हैं? कोंकण तट कहते हैं। ठीक है, इसका विस्तार दमन से विस्तार दमन से गोवा तक है। फिर लिखिए, यहां पे जो भारत का सबसे जो बिजिएस्ट जो बंदरगाह है, जो सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है, कौन सा बंदरगाह है? मुंबई बंदरगाह। वो इसी तट पर महाराष्ट्र के तट पर भारत का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह मुंबई बंदरगाह स्थित है। ठीक है, ये बात हो गई। फिर एक चीज, इस मुंबई के बंदरगाह है, इसके बारे में इसको क्या कहा जाता है? भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। भारत का प्रवेश द्वार क्यों कहा जाता है? क्योंकि जितने भी जैसे पहले के ज़माने में जो कई व्यापारी वगैरह आते थे वो इधर से भारत में प्रवेश करते थे, तो इसे क्या कहा जाता है? भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। तो लिखिए, मुंबई बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार
भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं जो ये मुंबई है, मुंबई शहर की मैं बात करूं तो दोस्तों ये 7 टापुओं का शहर कहा जाता है। मतलब इसको क्या किया था, अंग्रेजों ने ही बसाया था। तो 7 टापुओं में जब मिट्टी वगैरह लाके इसको बसाया गया था तो इसको क्या कहा जाता है, 7 टापुओं का शहर। तो लिखिए मुंबई को कितने टापुओं का शहर कहते हैं, 7 टापुओं का शहर भी कहते हैं। ठीक है, अब मुंबई पे एक द्वीप स्थित है। मुंबई जो है, मुंबई जो शहर है वो एक द्वीप कहलाता है। उस द्वीप का नाम है सेलसेट द्वीप। तो मुंबई किस पे स्थित है, सेलसेट द्वीप पर स्थित है। तो लिखिए मुंबई सेलसेट द्वीप पर स्थित है ना। अब मैं बात करूं गोवा की, जो गोवा के तट पर भारत का एक प्रमुख बंदरगाह है जिसका नाम है मार्मुगांव। क्या नाम है, मार्मुगांव। तो मार्मू बंदरगाह इसी जो एक कोंकण तट है उसी का हिस्सा है। तो लिखिए गोवा के तट पर भारत का प्रमुख बंदरगाह क्या नाम है, मार्मुगांव बंदरगाह स्थित है। तो पूछा जा सकता है मार्मू बंदरगाह कहां पे है, गोवा के तट पर भारत का एक प्रमुख बंदरगाह है। और इसी बंदरगाह को क्या बोलते हैं, इसे भारत का क्या बोलते हैं, लौह बंदरगाह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो लौह बंदरगाह किसे कहा जाता है, मार्मू बंदरगाह को। और ये किसका हिस्सा है, गोवा के तट पर। फिर एक नेक्स्ट पॉइंट है, गोवा के तट पर अरब सागर से, ठीक है, अरब सागर में है ना, कौन सी नदी, 2 नदियां गिरती है, मांडवी, क्या नाम है, मांडवी तथा जुआरी। मांडवी तथा जुआरी नदियां गिरती है गोवा के तट पर। अरब सागर में कौन कौन सी नदियां गिरती है, मांडवी तथा जुआरी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों मांडवी नदी की, ये गोवा की सबसे बड़ी नदी है जिस पर दूध सागर जलप्रपात स्थित है। तो एक फेमस जलप्रपात है, एक वाटरफॉल है गोवा में, दूध सागर जलप्रपात है ना। तो ये कहां पे है, इस मांडवी नदी के वहीं पे स्थित है। तो इसको लिख लीजिए, यह गोवा की सबसे बड़ी नदी है। मांडवी नदी गोवा की सबसे बड़ी नदी है, और जिस पर कौन सा प्रपात स्थित है, जिस पर दूध सागर जल प्रपात स्थित है।
ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही अपन कवर करते हैं, फिर आगे अपन नेक्स्ट वीडियोस में कवर करते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, और दोस्तों अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए और जितना हो सके इसको शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट होता है और अगर आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं इस पर कमेंट करके ज़रूर बताइए, है ना। और अपने दोस्तों वगैरह को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।